नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस देश का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, चरम सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेहद भावुक है, दिल का बहुत नरम है। किसी भी बात पे रुलाई आ जाती है, कभी भी रुलाई आ जाती है। और विपक्ष के नेताओं की बात तो वो ज़रूर सुनते हैं। विपक्ष के नेता जो कह दें वो करके दिखा देते हैं, अपनी पार्टी वालों की बात सुने या ना सुने। तो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि देखिएगा, चुनाव खत्म होते होते मोदी जी रोएंगे जरूर। और कल बनारस में मोदी जी रो पड़े। क्यों रो पड़े, क्या दर्द था, क्या याद आ गया, किस पर दया आ गई, किस पर मोहब्बत आ गई, ये सारा कुछ खुद सुन लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सुन लीजिए उसको, फिर आगे बात करते हैं। कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। तो सुना आपने, बनारस के घाट पर मोदी जी रो पड़े। आज की ब्रेकिंग न्यूज होगी। अमन चोपड़ा से लेकर और कौन कौन है, मुझे तो अब सबका नाम भी नहीं याद है, मैं टीवी चैनल्स देखता नहीं हूं, वो सारे बताएंगे प्रधानमंत्री हुए भावुक, उनको आया प्यार। क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी भावुक? मणिपुर में तो भावुक नहीं हुए। मणिपुर में ऐसा भयानक वीडियो आया जिसको देखने के बाद लोगों को कई रात तक नींद नहीं आई। लेकिन मोदी जी भावुक नहीं हुए, मणिपुर का म नहीं बोला उन्होंने। कितने किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन मोदी जी कभी भावुक नहीं हुए। क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी कभी भावुक नहीं हुए। वैसे इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। दुनिया के पहले व्यक्ति हो गए जो ये कहते हैं कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। भाई, मेरी मां ने तो मुझे जन्म दिया था, इसमें हो सकता है, संभवतः, शायद किसी के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाप नहीं भी होते हैं, जिसको अपने बाप के बारे में ना पता हो, वो भी 110% जानता है कि किस मां ने उसको जन्म दिया है। तो हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। भगवान राम का मुझे याद आता है कि लक्ष्मण ने जब लंका को देखा इतना सुंदर, तो एक बार उनका मन जरा सा डोला। और जब उनका मन डोला तो भगवान राम ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने से मढ़ी हुई लंका मुझे पसंद नहीं आती है। मां और मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा बेहतर लगती हैं। उस मां के लिए यह कहना कि हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बेहद भावुक हैं। मां को भी भूल सकते हैं और मां को याद भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बनारस में जिस तरह से उनका स्वागत, जिस तरह से उनका सत्कार हो रहा है, उसको देख के मोदी जी की आंखें भर आई। ये वही आंखें हैं जो अक्सर चुनावों के आसपास भरती हैं, बाकी 5 साल नहीं भरती हैं। इस देश में गुर्बत बढ़ती रहती है, बेरोजगारी बढ़ती रहती है, मणिपुर में ऐसी भयानक घटना हो जाती है, यहां तक कि इनके मंत्री अजय मिश्र टेनी का जो लड़का होता है वो थार चढ़ा देता है गरीब किसानों पर, लेकिन मोदी जी की आंख नहीं भरती। ब्रजभूषण शरण सिंह से परेशान जो हमारी महिला पहलवान होती हैं, वो हफ्तों जंतर मंतर पर बैठकर धरना देती हैं, लेकिन मोदी जी की आंख नहीं भरती। हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची को क्या क्या नहीं किया जाता है, लेकिन मोदी जी की आंख नहीं भरती। 700 किसान मर जाते हैं किसान आंदोलन में, लेकिन मोदी जी की आंख नहीं भरती। अग्निवीर बेचारा लौट कर आता है, शहीद होकर लौट कर आता है, लेकिन उसको ना तो आर्मी के एम्बुलेंस में भेजा जाता है, ना ही उसको किसी तरह से शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मोदी जी की आंख नहीं भरती। तो नहीं भरती। मोदी जी, ऐसा लगता है कई बार कि जितने रस पढ़ाए जाते हैं हमको साहित्य में, वो सारे रस मोदी जी के अंदर हैं। कभी रौद्र रूप,
कभी श्रृंगार वाला रूप, कभी कोई रूप, मतलब मोदी जी के जितने रूप हैं उतना तो भगवान कृष्ण ने भी रूप धारण नहीं किए थे। लेकिन ये जो करुणा वाला रूप है, ये जो रोने वाला रूप है, ये अपने आप में अद्भुत है। वैसे ये चुनाव जितने रोचक स्टेज में पहुंच गया है, बनारस की स्थिति में आपको बताऊं कि बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस से अजय राय ने तो नामांकन कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो लोग नामांकन करना चाह रहे हैं उनको नामांकन का पेपर भी नहीं दिया जा रहा। श्याम रंगीला है, श्याम रंगीला जाने माने सटायरिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, मोदी जी की आवाज बड़ी अच्छी निकालते हैं, उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। श्याम रंगीला जाके बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, ये तो कोई भी कह सकता है कि बनारस से श्याम रंगीला जीतना छोड़ दीजिए, जमानत बचा ले तो भी बड़ी बात होगी, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार तो श्याम रंगीला को भी है, अशोक कुमार पांडे को भी है, आपको भी है, सबको है ये अधिकार। लेकिन 4 दिन से श्याम रंगीला भटक रहे हैं, कभी कोई बहाना बनाकर, कभी कोई बहाना बनाकर उनको किनारे कर दिया जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत दबी छुपी खबरें चल रही हैं कि वहां पर सूरत करने की कोशिश है जिसमें बाकी सारे उम्मीदवार वापस ले लें। मुझे नहीं लगता कि अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो अपना नामांकन कोई वापस लेने वाले हैं, इसलिए चुनाव तो होगा। लेकिन श्याम रंगीला जैसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है और मोदी जी की आंखें इस पर नहीं भरती हैं। मोदी जी की आंखें सिर्फ और सिर्फ तभी भरती हैं जब चुनाव बिल्कुल सामने होता है। वैसे राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस बार नाक में दम करके रख दिया है। चुनाव जीते हारें, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जिस तरह का इस बार प्रचार अभियान चल रहा है उससे मोदी जी थोड़ा टेंशन में बहुत होंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो गोदी मीडिया है, जिसका काम है, जो खुद को निष्पक्ष कहता है, मैं बहुत साफ कहता हूं कि मैं तो खुद को निष्पक्ष नहीं कहता, मेरा तो पक्ष है, लेकिन गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है, चैनल्स हैं, उनको तो निष्पक्ष होने का उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। उसी के चलते वो नेशनल चैनल्स हैं, उसी के चलते उनको ऑन एयर जाने की अनुमति मिली हुई है। वहां पर राहुल जी की जो रैलियां होती हैं, उनके बयान होते हैं, वो सिर्फ तभी दिखाए जाते हैं जब उनमें से कुछ काट छांट के बीजेपी को फायदा पहुंचता हो। तो राहुल गांधी ने अपना तरीका निकाला है, छोटे छोटे वीडियो जारी कर रहे हैं, और कल ही लखनऊ एयरपोर्ट में उतरते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, 90 सेकंड का वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है, और ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And jaldi karaiye na inquiry. Look up there. Look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइंस का भी पता लगा लीजिए, ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अब एक तीर से कई निशाने चल दिए राहुल गांधी ने। पहला तो यह चल दिया कि इसका नाम था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, यानी जो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी हैं, जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, और फिर पता नहीं चवन्नी दुवन्नी एकन्नी क्या बनकर पलट गए, उनके दादाजी के नाम पर यह एयरपोर्ट था जो दे दिया गया है अदानी जी को। दूसरा, मोदी जी ने कहा था कि अब जो शहजादे हैं वो अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते, तो राहुल गांधी ने अदानी अंबानी का नाम सबूत के साथ लेकर दिखा दिया। तीसरा, मोदी जी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के पैसे पहुंचते हैं राहुल गांधी के यहां। हालांकि उस बयान के बाद एक दिन बिल्कुल भी उन्होंने भाषण नहीं दिया और उसके बाद टेम्पो उम्पो की बात दोबारा नहीं की है। तो
टेम्पो की बात कर दी राहुल गांधी ने कि ये कितने टेम्पो पैसे भेजे थे कि ये सारे के सारे एयरपोर्ट जो है वो अदानी जी के नाम कर दिए। अब इसका जवाब तो है नहीं, जवाब कोई दे नहीं सकता। इसके पहले जस्टिस लोकुर और एक और जस्टिस रिटायर्ड जज थे, उन्होंने, एन राम ने, इन सब लोगों ने मिलकर बहस की चुनौती दी थी। अब बहस की चुनौती सामने आई, लखनऊ में थे राहुल गांधी, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं तो 100% तैयार हूं और मुझे मालूम है कि मोदी जी 100% तैयार नहीं होंगे ये बहस करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जिसमें लिखा कि मैं भी बहस करने के लिए तैयार हूं और अगर वो चाहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उनसे बहस करने को तैयार हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी पूछने लगी, हु इज राहुल गांधी? राहुल गांधी हैं कौन? अरे भाई, राहुल गांधी वही हैं जिनका एक बयान आता है तो आपके 5 मिनिस्टर मिलकर पीसी करने लगते हैं। राहुल गांधी वही हैं जिनका नाम लिए बिना मोदी जी का कोई भाषण पूरा नहीं होता है 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद। और चलिए, हु इज राहुल गांधी? राहुल गांधी मान लिया केवल एक सांसद हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया गया है, वो नेता नहीं है विपक्ष के। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ साथ में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनसे बहस करने में मोदी जी को क्या परेशानी है? लेकिन बात वही है, जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा तो मोदी जी बहस कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। तो वो मामला किनारे हो गया। अब हो क्या रहा है कि मोदी जी जितना नहला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, सब पर इस बार दहला आ जा रहा है। खेल कुल मिला जुला के यह है कि 10 साल में मोदी जी बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। सब जानते हैं कि अगला वो क्या करने वाले हैं। हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान की बात करने लगे अचानक, पाकिस्तान के लोगों को चूड़ियां पहना देंगे। अरे भाई, आधा पाकिस्तान आधा हिंदुस्तान चूड़ियां पहनता ही है। महिलाएं चाहे पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, चूड़ियां तो पहनती ही हैं, उनको आप क्या चूड़ियां पहनाएंगे? और दूसरी बात यह कि आप जिस सेंस में कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं औरतें कमजोर होती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरतें इतनी कमजोर होती हैं कि वो लड़ नहीं सकती हैं। किस जमाने में जी रहे हैं मोदी जी? औरतें आज आसमान में पहुंच चुकी हैं, चांद पे पहुंच चुकी हैं। औरतें गाड़ियां चला रही हैं, जहाज चला रही हैं, बड़ा से बड़ा काम कर रही हैं। आर्मी में औरतों के लिए जगह बची है। आप ये चूड़ियां जो पहना देंगे, वो 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल चूड़ियों की नाप ले रहे थे, जा रहे थे वहां पर पाकिस्तान में, नवाज शरीफ से मिल रहे थे। अब तो नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आ गए, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। इमरान खान से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो 10 साल सत्ता में रहते हुए तो एक चिड़िया नहीं मार पाए। अब जब सत्ता जाने जैसा दिखाई दे रहा है कि चुनाव है, सत्ता जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, तो अमित शाह जी को पीओके याद आ रहा है। आप पाकिस्तान को चूड़ियां पहना रहे हैं। अरे भाई, चूड़ियां पहनाइए, सलवार पहनाइए, कुर्ता पहनाइए, चुन्नी पहनाइए, जो मन करे पहनाइए। रोका किसने था 10 साल तक आपको? कांग्रेस आपका हाथ पांव पकड़ के बैठी हुई थी कि पाकिस्तान पे हमला मत कीजिए, कर दिया होता। परमाणु बम को लेकर तमाशा कर रहे हैं कि आप परमाणु बम से नहीं डरते। परमाणु बम से तो अमेरिका भी डरता है, आप छोड़ दीजिए अपनी बात। रशिया के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि रशिया के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान अगर परमाणु बम छोड़ेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, हिंदुस्तान अगर परमाणु बम छोड़ेगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और परमाणु बम भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं पहचानता है, वो फूटेगा तो इधर फूटेगा तो उधर भी जाएगा, उधर फूटेगा तो इधर भी जाएगा। नागासाकी हिरोशिमा में जो परमाणु बम छोड़े गए थे वो बहुत छोटे लेवल के थे और जिस तरह की तबाही हुई आज 70-80 साल बाद भी दिखाई देती है। तो यहां जो तबाही होगी उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जनता को भड़काने के लिए इस तरह की बातें आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन आखिर में वोट के लिए तो आपको भावुक होकर रोना ही है। काश आपने पिछले 10 साल जब हमारे यहाँ इस तरह की चीजें हुई, जब मणिपुर हुआ, जब हाथरस हुआ, जब अजय टेनी हुआ, जब किसानों ने अपनी जान दी, जब 700 किसान दिल्ली की सीमा पर बैठकर इंतजार करते करते अपनी जान देकर चले गए, काश तब आपकी आंखों से आंसू आया होता। तो ये देश याद करता कि हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो जरा सी बात पे भावुक हो जाते हैं, जनता का दुख अपना दुख समझते हैं। लेकिन आपके आंसू तो निकले भी तो बनारस जाकर निकले, जहां से आपको चुनाव लड़ना है। और चुनाव में आंसू बहाना, झंडे दिखाना, हाथ तानना, गुस्सा करना, ये सब तो पुरानी अदाएं हैं, बहुत सारे लोग करते रहे हैं और आप भी 10 साल से इतनी बार कर चुके हैं कि अब मुझे नहीं लगता जनता के ऊपर इन चीज़ों का कोई असर पड़ेगा। बनारस का चुनाव तो आप जीत जाएंगे, लेकिन परसेप्शन का चुनाव इस बार आप जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।